Hello everyone, here we are with another episode of our series, and today we have with us Yatharth sir, who will be interning at Mercari this winters, and Akshar, who will be interning at NVIDIA. So first of all, let us know about your role at Mercari. Yes, so my role is in the platform engineering domain. It's more of a DevOps role. The platforms team is basically overseeing all the developer tools. So the developers are building products and pushing them to production. So we facilitate their the products movement from the developers side to the production, and all the tools that are required to facilitate this project process automated and make it smooth and fundamental. Yeah, so let me tell you that Akshar also got an intern offer at Mercari Tokyo, and he selected NVIDIA instead of that. So NVIDIA. So my role at NVIDIA is of system software engineer. So basically, we will be working on the kernel side or the low-level system design side, and also there will be some part of the GeForce Now, which will be cloud-based. And at Mercari, I got the role of a backend software engineer, which was basically handling the database and the backend side. सो अब थोड़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं कि कितने कितने ओए एंड इंटरव्यू राउंड्स हुए आप दोनों के. सो पहले आप मरकारी से पहले तो बहुत हुए हैं बट इन मरकारी देयर इज ओनली वन वे राउंड. उसमें मीडियम टू हार्ड लेवल लीड कोड रहता है, यूजुअली ऑन द मीडियम साइड, मीडियम हार्ड. उसके बाद तुम्हारे दो इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं, बट द की पार्ट वाइल अप्लाइंग टू मरकारी इज़ प्रायर टू द ओ ए. ठीक है, तो बहुत लोगों को ओ नहीं आते हैं एंड दे वंडर टू बाय, बिकॉज मरकारी का जो रेज्यूमे स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है वो पूरा मैनुअल होता है. दे डोंट रन इट थ्रू एन ATS, एंड इवन इफ दे डू दे मैनुअली स्क्रीन योर रेज्यूमे. वो तुम्हारे जॉब प्रोफाइल से खुद मैच करेंगे. जो टीम होगी, जो तुम्हारे हायरिंग मैनेजर्स होंगे, जो तुम्हारे मैनेजर्स होंगे, इंजीनियरिंग मैनेजर्स, वो तुम्हारा रेज्यूमे खुद स्क्रीन करेंगे. दे विल सी व्हाट प्रोजेक्ट्स यू हैव डन एंड हाउ वेल दैट इंटीग्रेट्स इनटू द टीम्स रिक्वायरमेंट्स. उसके बाद ही तुमको एक OA लिंक आता है. Getting that OA link, you clear that OA, and उसमें भी the only concern about them is not whether you solve the questions, it's how you solve the questions. Optimization के बाद उनका होता है code quality. It's even written in the OA link that you receive कि while you're writing a code, it needs to be optimized, but it needs to be well written, it needs to be well organized. ठीक है, तो a lot of time what happens is, even if you don't solve it to 100%, but your code quality is really good, like modularity है कोड में, कोड का स्ट्रक्चर अच्छा है, तुमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करी हुई है, ढंग से तुमने कोड को वेरिएबल्स नेम ठीक से लिखे, तो दैट गेट्स यू अ लॉन्ग वे. दैट वाज द केस विद मी ऑल्सो. हाँ, उसमें लिखा होता है, देयर इज दिस लाइन जो तुम्हें बहुत डराती है कि प्लीज़ सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस टू द फुलेस्ट. ठीक है, 100% कंप्लीशन होना चाहिए, तभी तुम नेक्स्ट राउंड पे जाओगे. एंड मैंने काफ़ी लिंक्डइन मेंबर से भी पूछा था कि यार मेरे से 2 क्वेश्चन हुए तो होगा क्या. तो दे टोल्ड मी कि कोड क्वालिटी रियली मैटर्स अ लॉट. मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे थे एंड थर्ड वाले में पार्शल आया था, तो मेरी तो फट ली थी कि भाई ये नहीं हो रहा क्लियर. बट द थिंग वाज, इन द क्वेश्चन जो मेरा पार्शल हुआ था, आई मेड श्योर कि वो कोड अच्छे से हो. आई मेड क्लासेस, आई मेड प्राइवेट पब्लिक कंस्ट्रक्टर, सब कुछ किया था. तो प्रॉब्ली दैट वाज बिकॉज दैट वाज हाउ आई क्लियर द OA. एंड उसके बाद तुम्हारे 2 से 3 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस. फर्स्ट 2 वन आर तुम्हारे डेवलपर्स के साथ जो तुम टीम में होंगे, एंड द लास्ट वन इज़ इंजीनियरिंग मैनेजर के साथ तुम्हारे, जो भी तुम्हारी टीम को ओवरसी कर रहा होगा. सर अक्सर आपका सर पहले मरकारी पे आपका भी. हाँ, सो मरकारी में जैसे इसने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होगी, कि उसमें काफ़ी बहुत सिलेक्टेड लोगों को ही वो शॉर्टलिस्ट करते हैं. तो मेरे केस में शायद से बिकॉज मैं ई-कॉमर्स में पहले काम कर चुका हूँ अमेज़ॉन में, सो दैट्स वाई मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया था उसमें. एंड देन एक OA राउंड हुआ था, उसमें 3 मीडियम वाले क्वेश्चंस थे, तो फिर वो हो गए थे मेरे से. एंड देन देयर वर 2 राउंड्स. फर्स्ट वन वाज टेक्निकल एंड द सेकंड वाज मैनेजरियल राउंड. तो फर्स्ट राउंड में बेसिकली टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे तुम्हारे रोल से रिलेटेड. 2 डेवलपर्स आएंगे मरकारी के, एंड देन दे विल आस्क यू रिलेटेड टू वट एवर रोल you were applying for. And then in the managerial round, they will ask if you are culturally fit for the team and if you are मतलब बेसिकली वही पूछेंगे कि तुम कल्चरली फिट हो और तुम मरकारी में जो कल्चर है उसमें फिट हो तो नहीं होते.
बेसिकली वही है. एंड देन एनवीडिया में भी एनवीडिया जो ऑन कैंपस था तो फिर उसमें फर्स्ट राउंड हुए था. उसमें तीनों क्वेश्चन थे. डीएसए भी था, एप्टीट्यूड था, एंड देन सीएस फंडामेंटल के क्वेश्चन थे. डीएसए क्वेश्चन बहुत इजी थे. एंड देन एप्टीट्यूड मतलब मेन फोकस जो है एप्टीट्यूड और सीएस फंडामेंटल्स पे रहेगा. वो दोनों अगर जिसके ज़्यादा सॉल्व हो पाएंगे वो शॉर्टलिस्ट हो पाएगा एनवीडिया में. एंड देन देवर जस्ट वन राउंड, वन टेक्निकल राउंड. उसमें दो इंटरव्यूअर थे, एक मैनेजर था और एक डेवलपर था. तो फिर बेसिकली उसमें डीएसए क्वेश्चंस पूछेंगे और डेफ के क्वेश्चंस पूछेंगे, थोड़े बहुत सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चन पूछेंगे. तो फिर सब कुछ मिक्स रहेगा और थोड़े बहुत मैनेजरियल क्वेश्चन भी पूछेंगे. तो फिर 1 आवर में सारी चीज़ें पूछ लेते हैं. और हाँ मतलब बेसिक मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते. तो आगे बढ़ने से पहले दोनों सर का प्रीवियस इंटर्नशिप एक्सपीरियंस जानते हैं. यथार्थ सर ने ट्रांजैक्ट में इंटर्न करी थी समर्स में एंड अक्षर ने अमेजोन में. सो ट्रांजैक्ट वेल ट्रांजैक्ट अगर तुम देखोगे तो इट्स अ मिड लेवल स्टार्टअप है ना. अबाउट इवन नॉट इवन अ मिड, अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन साइड से देखोगे तो इट्स अबाउट 80 to 90 पीपल इन ऑल. बट इट हैज़ 500 to 600 companies on board currently. And it's basically it provides you a product to an ERP kind of an ERP software to manage your whole company. ठीक है. तो ट्रांजैक्ट का इंटरव्यू प्रोसेस वाज स्लाइटली ईजियर देन मरकारी आइड से एंड मोर फोकसिंग ऑन द फंडामेंटल साइड कि तुम्हारी डीएसए और तुम्हारी सीएस नॉलेज पे देखेंगे रैदर दैन योर एक्सपीरियंस. तो मरकारी के अगर मैं कंपेयर करूँ तो मरकारी वॉज ऑल अबाउट यू. ठीक है. कि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, तुमने क्या प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, हाउ वेल दोज दैट नॉलेज विल हेल्प यू ग्रो इन मरकारी, विल हेल्प मरकारी. ट्रांजैक्ट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज मोर अबाउट कि तुमने क्या क्या नॉलेज प्रोक्योर करी एंड हाउ डीप योर नॉलेज गोज अबाउट दोज डोमेन्स. ठीक है. तो माई रोल गोइंग इन टू मरकारी ऑफिशियली वॉज ऑफ एन SD डेवलपर. ठीक है, SD इंटर्न. But going in there, I had projects from front end, back end, and mainly DevOps. ठीक है. तो I guess that's what helped me build a resume that Mercari found, befitting. तो ट्रांजैक्ट के लिए अगेन देयर वाज अ शॉर्ट वे, उसमें इजी टू मीडियम ही कहूँगा मैं क्वेश्चंस. फिर उसके बाद मेरे 2 इंटरव्यू राउंड्स हुए थे विद द डेवलपर्स देयर, नो मैनेजरियल राउंड एज पर. ठीक है. तो बोथ ऑफ दोज वर टेकन बाय द SD2s जो ट्रांजैक्ट में है. एंड वन ऑफ देम वाज बेसिक DSA एंड रेज्यूमे बेस्ड एंड द अदर वन वाज डेवलपमेंट. ठीक है. तो डेवलपमेंट में सिंस इट्स अ स्टार्टअप इट मेनली फोकस ऑन द टेक्नोलॉजीज दैट दे आर यूजिंग, कि तुम कितने अच्छे से आके उनका प्रोडक्ट डेवलप करवा पाओगे. तो ट्रांजैक्ट यूज्ड मतलब बेसिकली व्हाट दे आस्क्ड मी वाज रिएक्ट एंड बैकएंड में उनका Django पे चलता था. तो एट दैट टाइम इवन दो आई डिडंट हैव नॉलेज अबाउट Django, बट व्हाट दे गेव मी द फ्लेक्सिबिलिटी वाज कि अगर तुम्हें एक सिस्टम आता है, सिस्टम नॉलेज है, फंडामेंटल नॉलेज है, तो यू कैन ट्रांसलेट दैट इनटू एनी लैंग्वेज और फ्रेमवर्क. ठीक है. तो फ्रंट एंड पे रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के तो उन्होंने पूछे, इवन दो दे weren't यूजिंग रिएक्ट, दे वर यूजिंग अदर फ्रेमवर्क्स बिल्ड ऑन रिएक्ट. बट since I had knowledge, again it could be translated. So front end पे React JavaScript के questions थे, back end पे basic मतलब CS fundamentals like OS हो गया, DBMS हो गया, and then there was a system design part. ठीक है. तो system design took about 40 to 45 minutes. उन्होंने एक open ended मुझे scenario दे देता and they told me to devise a solution, devise a whole system that could solve that problem efficiently. ठीक है. तो उसमें कुछ certain constraints थे, network bandwidth के, अपने server load के, सब के. And based on that you had to devise a solution, however vast your knowledge permits. तो ऐसा था ट्रांजैक्ट का. एंड अंदर जाके फिर देयर वर एन एरे ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू कुड वर्क ऑन. तो मैं कुछ कंस्ट्रेंट नहीं था कि तुम्हारा इसी डोमेन पे तुम काम करोगे, उसी पे करोगे. इफ़ यू शोड पोटेंशियल यू कुड पिक अप एनी प्रोजेक्ट. स्टार्टिंग में ऑन बोर्डिंग के टाइम पे दे गिव यू अ प्रोजेक्ट एट हैंड. ठीक है. इट्स बेसिकली अ रूडिमेंट्री वन. तो मेरा फर्स्ट तो था कि फ्रंट एंड पे कुछ कॉम्पोनेंट बनाना था छोटा मोटा सा, फिर कुछ यूनिट टेस्ट लिखने थे. But if you show potential, if you show interest actually in a startup, it's always like this कि हो सकता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट खुद ना मिले, खुद छोटा सा भी मिले, बट यू could expand the scope of that project. अगर तुम्हें समझ में आ रही है टेक्नोलॉजी, अगर तुम एक्चुअली इन्वेस्टेड हो, तो तुम खुद ही वहाँ पे प्रोजेक्ट्स पिकअप कर सकते हो. दैट्स द फ्लेक्सिबिलिटी यू गेट. एंड उसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आई गेस मुझे आधे प्रोजेक्ट्स मिले जो कि मैंने अपने मरकारी के इंटरव्यू में फ्लॉन्ट कर पाया. दैट वाज माई एक्सपीरियंस एट ट्रांजैक्ट.
और उसके थ्रू फिर मेरी काफ़ी डेवऑप्स की प्रोफाइल बनी, काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने ट्रांजैक्ट में यूज़ करी थी दोज आई गॉट टू एक्सप्लेन इन द इंटरव्यूज़ एट मरकारी, एंड वही चीज़ें काफ़ी सारी मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन से भी मैच करी जो मेरी करंट डेवऑप्स की प्रोफाइल है मरकारी। तो मतलब ट्रांजैक्ट आपको बहुत हेल्प करा बहुत Mercari काफ़ी डेफिनेटली। में? अक्सर अमेजोन का आपका एक्सपीरियंस? हाँ, तो मैं अमेज़ोन पे 2 मंथ इंटर्नशिप करी थी अपने थर्ड ईयर में। सो इट वाज मोर फोकस ऑन डीएसए पार्ट। सो उसमें 2 राउंड से, फर्स्ट वाज ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, उसमें 2 डीएसए क्वेश्चन थे, इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, एंड देन देयर वाज जस्ट 1 इंटरव्यू दैट वाज आल्सो लाइक very basic, just 2 DSA questions, and then वहाँ पे अमेज़ोन में जाके जो काम हुआ था दैट वाज समथिंग लाइक अ लिटिल चैलेंजिंग, बिकॉज वहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे बिग कॉर्पोरेशन में काम करने का। तो फिर वहाँ पे काफ़ी सारी गाइडलाइंस रहती हैं कि तुम्हें ऐसे काम करना है। उनके मतलब सारे टूल्स अपने इंटरनल टूल्स से, वहाँ पे गिटहब यूज़ नहीं होता, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स जो होती हैं सब कुछ AWS पे होता है, एंड उनके जो एडिटर होते हैं वो भी उनके उनके अमेज़ॉन के ही इंटरनल टूल्स होते हैं सारी चीज़ें। तो फिर वो सब कुछ सारे टूल्स मुझे वहाँ पे सीखने पड़े थे, इंटरनल टूल्स, एंड देन वहाँ पे भी सेम चीज़ थी कि अगर तुम वहाँ पे इंटरेस्ट शो कर रहे हो, अगर तुम अपने काम के ऊपर ओनरशिप शो कर रहे हो, तो तुम्हें बिगर एंड बिगर प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट था वहाँ पे वो डायरेक्टली कस्टमर फेसिंग प्रोजेक्ट था, कि मतलब जो भी कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली उस फीचर यूज़ कर पाएंगे। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो इसलिए मिला था मुझे क्योंकि मैं अपना जो भी स्टार्टिंग में जो टास्क मिले थे, छोटे में टास्क मिलते हैं वही सेम बग फिक्सेस एंड टेस्ट लिखने का, अगर तुम उसमें अच्छे से कर पाते हो तो फिर तुम्हें बिगर टास्क मिलते हैं। तो फिर मुझे पूरा फीचर इम्प्लीमेंट करने को मिल गया था। सो या दैट वाज अमेज़ॉन। सो इससे हमें यही पता चला कि तुम्हें खुद ही जाके प्रोजेक्ट्स लेने पड़ेंगे तभी तुम्हारा नाम होगा कंपनी में। एंड इसके बाद सर डीएसए कितना हेल्प करा आप लोगों को? कॉमन क्वेश्चन। डेफिनेटली किया यार, आई कांट से कि डीएसए हेल्प नहीं किया, बिकॉज दैट्स व्हाट गेट्स यू थ्रू द इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस। ठीक है, ओए निकालना ही होता है हर इंटरव्यू में। तो इवन इफ यू आर अप्लाइंग टू मरकारी, ठीक है, तुम्हारे इंटरव्यू में डीएसए नहीं पूछेंगे, बट दैट नॉलेज डेफिनेटली हेल्प्स यू गेट थ्रू द स्क्रीनिंग प्रोसेस। एंड आइड से कि डीएसए तुम्हारा दिमाग तो खोलता ही है ना। यू गेट एनालिटिकल थिंकिंग जो तुम्हारी आगे यूज़ होती है। इनफैक्ट डीएसए अगर मैं कहूँगा इन काम में मेरे हेल्प किया, मुझे एक बार जो डायरेक्ट वो दिखा था एप्लीकेशन डीएसए का। तो देयर वाज दिस प्रोजेक्ट इन ट्रांजैक्ट लास्ट में, इट वाज अबाउट ऑप्टिमाइजिंग अ पीस ऑफ कोड। ठीक है, तो एक फंक्शन दिया हुआ था, एंड इट वाज द मोस्ट यूज्ड फंक्शन इन अ होल ERP सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ होती थी तो दैट फंक्शन वाज कॉल्ड, एंड वो कुछ SQL क्वेरीज रन करता था, एंड इट यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा, वर्क ऑन दैट डेटा एंड प्रोवाइड एन आउटपुट। ठीक है, तो दिस नीडेड टू बी अ वेरी फास्ट process, but since there was a heavy load, ये function बहुत slow हो रहा था। तो we needed to structure the code, structure that algorithm in such a way कि वो efficient हो, है ना, वो search efficiently करे। एंड उधर हमने जो एक्चुअली DSA के algorithms पढ़ी हैं वो डायरेक्टली implement करनी पड़ी थी, एंड उससे हमारी जो फंक्शन का रन टाइम था वो रैपिडली रिड्यूस हुआ। बहुत मतलब आई गेस इट वाज 64% व्हेन बिफोर ऑप्टिमाइजेशन, एंड वेंट डाउन टू अबाउट 36-37%, विच इज़ अ ह्यूज लीप। तो डीएसए काफ़ी काम आता है, कभी डायरेक्टली ना दिखे बट स्टिल स्क्रीनिंग में तो डेफिनेटली है ही, एंड काम में भी इवन इफ़ यू डोंट सी इट डायरेक्टली, इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। अक्सर हाँ, तो डीएसए जैसा यथार्थ ने कहा कि स्क्रीनिंग प्रोसेस में तो मतलब वो मतलब एसेंशियल है, मतलब उस हर कंपनी और ऑलमोस्ट हर कंपनी डीएसए बेस्ड स्क्रीनिंग राउंड रहता है। एंड देन बड़ी कंपनीज़ में तो फ्यूचर में अगर तुम हायर रोल्स पे जा रहे हो SG2s एंड हायर पे, तभी वो तुमसे डीएसए ही पूछेंगे। तो फिर वहाँ पे डीएसए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही। एंड देन कमिंग टू कि जॉब में कितना यूज़ होता है वो तुम्हारे काम पे डिपेंड करेगा। मतलब जितना मैंने वर्क किया उसमें मेरे को ऐसे डीएसए का सच यूज़ नहीं हुआ जॉब में, बट हाँ वो ऐसा दिमाग खोलने का काम करता है, मतलब कि तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है कि तुम कोड को अपना एफिशिएंट लिख पा रहे हो, और तुम जो भी चीज़ लिख रहे हो वो ऐसे फास्ट रन करे। दैट विल डीएसए विल हेल्प इन दैट। आप लोग की जो समर इंटर्न थी उसमें आप लोगों का था कि चलो अब तो इंटर्न लग गई, हो जाएगा सब, फिर डीएसए छोड़ दी थी या फिर और 2.5 महीना करी थी डीएसए उस टाइम? मैंने तो छोड़ दी थी 2 महीना। बिल्कुल भाई, छोड़ दी थी स्टार्टिंग में, बिल्कुल छोड़ दी थी।
फिर लास्ट में ऐसा पार्ट हुआ था कि माय इंटर्न वाज रिमोट, ठीक है, तो फॉर अ बिग पार्ट मैं घर पे था। एक 1.5 महीना मैं मुंबई गया था इन ऑफिस, तब तो मैंने बिल्कुल छुई नहीं दी DSA, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे को था कि चलो थोड़े टाइम में उठाएंगे, तो माई इंटर्न वॉज मई, जून एंड जुलाई, ठीक है। मई में था कि अभी तो नई इंटर्न लगी, हनीमून फेज था, मस्त पंजे कर रहे हैं, पैसा आ रहा है बढ़िया। जून में आई वॉज इन मुंबई, बिल्कुल नहीं छुआ, है ना, घूमना फिरना हो रहा है, ऑफिस जाना हो रहा है ना, टेबल टेनिस। फिर घर वापस आके अब हो गया कि यार नॉर्मल सी लाइफ हो गई है, ठीक है, नॉर्मल सी इंटर्न है, वही चल रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है, आते रहेगा, अब क्या करें घर पे बैठ के। तो DSA का मेरा ऐसा ना, मेरा रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा, ठीक है। आई ऑलवेज फेल्ट ड्रॉन टू डेवलपमेंट। तो DSA वॉज ऑलवेज काइंड ऑफ लाइक अ स्टोर, ठीक। तो वो मैं घर पे कभी कभी डेली खोल के देख लिया 2 दिन में एक बार, बट दैट वाज ऑल। ऐसा कुछ फ्लो नहीं बना मेरा DSA का बीच में इंटर्न के टाइम। मतलब मैं तो बैंगलोर में था, तो फिर वहाँ पे तो करने बहुत सारी चीज़ें थी, टेबल टेनिस छोड़ो, घूमने की बहुत जगह थी। तो फिर मेरे को DSA का ज़्यादा वहाँ पे टाइम ही नहीं मिला। फिर जब इंटर्नशिप के एंड में जब पता चल रहा था कि PPO का सीन थोड़ा शेकी है, तो फिर उसके बाद थोड़ा स्टार्ट किया था मैंने घर आके, एंड देन वो फिर PPO नहीं मिला, फिर तो करना ही पड़ा। अच्छा, फिर अगर आपकी फर्म में से काम हटा दे अभी, तो उसका मतलब लोग कैसे थे एंड उधर काम करना आपको कैसा लग रहा था? लाइक अगर कोड हटा दो, बस लोगों के साथ कैसा लग रहा था आपको? यार मेरे में तो हम लोग देख, दिस वाज स्मॉल टीम ऑफ डेवलपर्स, अबाउट 10 to 12 जब मैं था वहाँ पे, एंड सारे हमारे जैसे ही थे, ठीक है। कोई वहाँ पे इंटिमिडेटिंग डेवलपर नहीं है, सारे सेम लेवल पे, सारे सेम टेबल पे बैठ के कर रहे हैं, मैं कहती। तो इट वाज वेरी गुड, ठीक है। तो इवन इफ यूर, सो आई रिमेंबर दिस टाइम, मैं कुछ तो गलती किया था, मतलब आई वॉज स्टक ऑन अ पीस ऑफ कोड, ठीक है, एंड मैं स्टैक ओवरफ्लो देख रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ, है ना। एंड देयर केम अ टाइम, नाउ वन ऑफ माई सीनियर्स वॉज वेरी मच अगेंस्ट GPT, ठीक है, कि GPT मत करो भाई, कुछ भी करो, है ना, खुद जाके घर पे जाके कर रहे होंगे, आई डोंट नो, बट कभी मत करो, है ना। एंड मी एंड माई मेंटर वॉज सिटिंग साइड बाय साइड, है ना, एंड ही इज़ लाइक कि यार GPT करके देख, है ना। मैंने कहा कि कर सकते हैं, तो उसने कहा कि कर। फिर मैंने एक लाइन में दिक्कत आ रही थी, कहीं तो एरर आ रहा था, तो मैंने बस वो लाइन डाल के मैं पूछ रहा हूँ कि क्या एरर आ रहा है, पता नहीं, अब समझ नहीं आ रहा। तो ही लाइक ला भाई लैपटॉप दे, तो ही सेट टू मी कि इफ़ यू डूइंग समथिंग रॉन्ग डू इट राइट, ठीक है। उसने मेरी पूरी कोड फाइल ली, 150 लाइन की, पूरी GPT में डाल दी कि रीफैक्टर दिस कोड टू मेक इट वर्क। तो पॉइंट इस कि ऐसा नहीं है कि काम के अंदर जैसे तुम्हें बाहर से दिखता है ना इंटरव्यूअर में जाके कि इंटरव्यूअर बहुत इंटिमिडेटिंग है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ही है, सारे तुम्हारे जैसे हैं, सारे अपने ऐसे कॉलेज पास आउट्स हैं, सब वही हैं, सब इंजीनियर्स हैं, सब जुगाड़ लगा रहे हैं अंदर भी। तो दैट इज़ द कल्चर आई फेस एट ट्रांजेक्ट, एंड आई बिलीव दैट इज़ द कल्चर, स्लाइटली डिफरेंट कल्चर आई फेस एट मरकारी, बिकॉज वट आई हर्ड इज़ कि जापानीज आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर वर्क, ठीक है। इवन इफ दे डोंट मेक अस वर्क ओवर टाइम, दे विल मेक श्योर कि वो 40 घंटे में 80 घंटे का काम निकलवा दें, एंड दैट इज़ मेटिकुलस, ठीक है। दे आर वेरी मेटिकुलस कि वहाँ पे जुगाड़ नहीं चलेंगे, वहाँ पे मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन निकालना है, बट दैट समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर, ऐसा है। अक्सर जैसे हमने बहुत रूमर सुने हैं अमेजोन के वर्क कल्चर के बारे में। हाँ, सब लोग ट्रू है। कैसे- मतलब कि वहाँ पे ऐसे जैसा मोस्टली बड़ी कंपनीज में होता है, काफ़ी चिल रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी सही रहता है। अमेजोन में उसका थोड़ा सा उल्टा है। वहाँ पे मतलब थोड़ा सा तो फिर वहाँ पे काम मतलब काफ़ी होगा, एंड देन थोड़ा सा मतलब लोग भी वहाँ पे थोड़े सीरियस हैं, क्योंकि उन पे मतलब वर्क प्रेशर काफ़ी रहता है। कुछ लोग वहाँ पे ऐसे वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ता है कभी कभार, तो फिर वर्क प्रेशर वहाँ पे थोड़ा रहता है ज़्यादा, बट वो टीम डिपेंडेंट रहता है। जैसे मेरी टीम में काफ़ी वर्क प्रेशर था, वहाँ पे मतलब लोग रहते थे मतलब मैं खुद इंटर्न था, बट मैं स्टिल वहाँ पे ऑफिस में 8 बजे तक रुकता था, एंड देन बाकी जो बाकी मेरे टीममेट्स है वो भी अंदर 8 9 बजे तक उनकी मीटिंग्स चलती थी, वहाँ पे रुक के काम करते थे वो। बट ऑल्सो वहाँ पे ऐसी भी टीम्स थी जो सिर्फ सुबह 12 बजे आती थी, एंड देन टेबल टेनिस खेलती थी, देन लंच करती थी, एक स्टैंड अप होता था, एंड देन दे आर डन फॉर द डे। इधर स्टैंड अप से मतलब वो स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह नहीं है, लाइक पूरा टीम मीट होता हाँ, है। टीम मीट होता है, मतलब कि तुमने क्या काम किया, मतलब ऐसे फिर कुछ टीम्स का ऐसा रहता है कि उनके पास कुछ टाइम पे ज़्यादा काम नहीं रहता है, मतलब कि कुछ मंथ्स में उनके पास ज़्यादा काम रहेगा जब उन्हें कोई नया फीचर लॉन्च करना है। जब फीचर लॉन्च हो गया देन उसके बाद थोड़ा उनका सीन चेल हो जाता है, देन मतलब उनके पास ज़्यादा काम नहीं होता, वो सिर्फ ऑफिस आते हैं, मोस्टली
स्टैंड अप होता है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस वर्क करते हैं, बग फिक्सेस एंड टेस्टिंग वगैरह करते हैं, एंड दे आर डन फॉर द डे। सो अब थोड़ा इंटर्न एक्सपीरियंस से हटके आप लोगों ने अगर कभी इम्पोस्टर सिंड्रोम आया हो इसको कैसे फेस करा? बिकॉज हर डेवलपर के उसमें आता ही है कभी ना कभी कि ये कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, फिर अपने पे डाउट होना चालू हो जाता है। तो मैं सबसे पहले अमेज़ोन में ही आया था, क्योंकि अमेज़ोन में मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग मिले थे सीनियर डेवलपर्स जो मतलब कि ऐसे ऐसे काफ़ी फाड़ू काम कर रहे होते हैं वहाँ पे, ऐसे कि पूरी पूरी सर्विस वो अकेले डिज़ाइन करते हैं, देन इम्प्लीमेंट भी करते हैं वो, और ऐसे बग फिक्सेस करते हैं जो मतलब जो फ्रेशर्स मतलब सोच भी नहीं सकते कि वो मतलब कैसे ऐसे बग कैसे ढूंढ लिया वो चीज़। तो फिर वो चीज़ मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग लगी, एंड देन वही उनसे फिर हमने बात करी कि वो कैसे करते हैं, एंड तो उनसे बातचीत करके पता चल जाता है कि मतलब हाँ कि वो भी पहले हमारे जैसे ही थे, एंड देन उन्होंने सीखा है, मतलब ओवर द ईयर्स उनको भी मतलब 3-4 साल एक्सपीरियंस हो चुका है, तो फिर कैसे सीखा है उन्होंने, उनका भी स्टार्टिंग हमारे जैसे थे, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर करके अब वो इतने अच्छे लेवल पे हो चुके हैं कि वो ऐसे ख़तरनाक काम कर सकते हैं। सर भाई मेरा तो इम्पोस्टर तुम कह लो कि जब तक अप अंटिल द पॉइंट आई वाज इन मरकारी, ठीक है, तो ऐसा था कि मेरा अराउंड स्पेशली इन दिस कॉलेज हमारा बहुत अच्छा कल्चर बना हुआ है कि सारे लोग बिग टेक इज़ दी प्लेसमेंट, है ना, प्लेसमेंट माननी है तो मतलब बिग टेक या फिर मतलब कोई अच्छी ऐसा कंपनी। तो ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर सराउंडेड विद, कोई मॉर्गन में है, जीएस में है, अमेजोन में है, वॉट नॉट, ठीक है, आई कैन नेम कंपनीज, ठीक है। एंड जब तक घर पे होते हैं ना तब तक ये पता नहीं चलता कि वो मॉर्गन में है, वो अमेजोन में है। फिर आई वेंट टू मुंबई एंड दिस हाउस दैट आई वाज रेंटिंग, उसमें 8 लोग मॉर्गन स्टैनली थे एंड मैं ट्रांजैक्ट था, ठीक है। तो तब मेरे को इम्पोस्टर सिंड्रोम हुआ, किक स्टार्ट हुआ, ठीक है, वीक और 2 वेंट बाय। बट जैसे जैसे मुझे अपना काम बढ़ता हुआ दिखा ना, जैसे जैसे मेरी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांजैक्ट में बढ़ी, तो दैट रियली हेल्प मी कोप अप विद दैट सिंड्रोम। मेरा स्टार्टिंग में तो ठीक है, यूनिट टेस्ट वाला काम था बेमतलब का, ये छोटे मोटे कंपोनेंट बना दिए, मतलब का। हाँ भाई ठीक है। फिर आगे आगे जाके मेरे प्रोजेक्ट्स पर कि पूरा पूरा एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है हमारे नए डिप्लॉयमेंट के लिए, है ना, सीडीएन से खेला मैंने, पूरे ऑटोमेशन से खेला, पाइपलाइंस बनाई है उसकी। एंड देन देर के मैं प्रोजेक्ट्स में पूरी एक माइक्रो सर्विस रिफैक्टर करी है ना, पूरी अक्रॉस 80 to 85 फाइल्स, है ना, उसमें ऐसा 5000 लाइन्स के चेंजेस थे, कोड चेंजेस थे। एंड दैट वॉज द प्रोजेक्ट दैट हेल्प्ड मी गेट आउट ऑफ माई जोन, ठीक है। मॉर्गन में और इधर उधर कंपनीज में भी जैसे मैं देख रहा था, कहीं कहीं बहुत प्रोजेक्ट्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, एंड इट्स नॉट द डेवलपर्स, नॉट द इंटर्न्स फॉल्ट, इट्स द कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट ही इतनी होती कि ठीक है कि एक बंदे से इतना करवाएंगे, मॉड्यूलैरिटी मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट, दे हैव द वर्क फोर्स टू हैव द पीपल वर्क ऑन स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इधर जब मैंने काम देखा कि यार ये दिस इज़ रियली बिग, है ना, दिस इज़ हेल्पिंग मी ग्रो अ लॉट, है ना, अ लॉट मोर देन सम अदर पीपल दैट आई कुड कंपेयर टू इमीडिएटली। तो दैट हेल्प मी ग्रो आउट ऑफ दैट जोन। एंड बाद में ये देखा कि वही चीज़ जो मेरे को सिंड्रोम दे रही थी, इम्पोस्टर सिंड्रोम दे रही थी 3 मंथ में, उसी चीज़ ने मेरी अगली जॉब का लीव बनवा के देखा। एंड स्पेशली मेरा ये सिंड्रोम ख़त्म तब हुआ जब माई पे चेक इंक्रीज, ठीक है, जब वो मल्टीप्लाई होता है ना कुछ टर्म से। तो मेरा पहला पे चेक वॉज 15,000 एंड देन इट मल्टीप्लाइड अप टू 10 times 20 times दैट अमाउंट। तो दैट हेल्प्स यू ग्रो आउट ऑफ योर जोन, ठीक है। तो उसके बाद तो फिर यू आर ऑन द क्लाउड 9। आंसर फिर अगला क्वेश्चन ये कि अगर आपको चूज़ करना पड़े वर्क फ्रॉम होम और ऑन साइट के बीच में, तो क्या चूज़ करोगे आप लोग? ऑन साइड भाई, डेफिनेटली ऑन साइड। ऑन साइट। मतलब स्टार्टिंग में तो जो फ्रेशर्स हैं, इंटर्न्स हैं, उनके लिए तो ऑन साइट मतलब बेस्ट चीज़ है। मतलब वो रिमोट रह के वो कनेक्शन मिलता ही नहीं है दूसरे अपनी टीम वाले के साथ, आप उतना सीख ही नहीं सकते जो बाकी लोग कर रहे हैं। जब सीनियर से सीखोगे वो तभी सीख पाओगे जब आप ऑन साइट होगे, उनके साथ काम कर रहे होगे, उनके साइड में बैठे होगे। तो मतलब मेरा क्या सीन था, मेरे से जो काम नहीं होता था वहाँ पे, या जो डिफ़िकल्टी आ रही है इंटरनल टूल्स हैं मेरे को नहीं आते, डॉक्यूमेंटेशन उनकी मतलब ज़्यादा कुछ हेल्पफुल थी नहीं, तो फिर सीधे मैं उनके पास अपने मेंटर के पास जाता था और अपना लैपटॉप देता था कि ये चीज़ कैसे होगी, क्या करना है। तो वो चीज़ हम ऑन साइट में ही होगी, रिमोट में वो चीज़ हम नहीं कर सकते। आप उन्हें पिंग करके छोड़ दोगे कि ये कैसे होगा, वो मैसेज कर देंगे, तो आप मतलब उतना नहीं सीख पाओगे, और वहाँ पे आप एक्स्ट्रा भी सीख पाओगे कि ये चीज़ कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ उनके पास ये थॉट प्रोसेस कैसा है कि वो उन्होंने ये चीज़ कैसे करी थी, आप एक्स्ट्रा सीखोगे। अगर आप ऑन साइट में रहोगे, रिमोट में उतना नहीं सीख पाओगे। यथा सर आपका तो था कि आपने आधा महीना ऑन साइट करा, आधा महीना हाँ, तो मैं तो डेफिनेटली ऑन साइड चूज़ करूँगा।
बिकॉज एज सेड नेटवर्किंग इज़ द ग्रेटेस्ट पार्ट, ठीक है। वहाँ पे जो तुम घर पे नहीं कर सकते, यही सीन होता है, पिंग करके छोड़ दोगे, 2 घंटे बाद वो फ्री होंगे, वो तुम्हें एक रिसोर्सेज भेज देंगे वो बहुत से बात, फिर तुम 2 घंटे उसको ट्राई करोगे, 2 घंटे बाद तुमसे नहीं होगा, फिर तुम मीट पर आओगे, फिर तो वो सॉल्व होगा। जो चीज़ तुम्हारी 15 मिनट में सॉल्व हो सकती है, आधे घंटे में सॉल्व हो सकती थी, वो तुम्हारी 6 घंटे पूरे दिन लेगी, ठीक है। तो काम तो तुम्हारा स्लो हो गई, इसकी वजह से अगर तुम एक प्रोजेक्ट पे ज़्यादा टाइम लगाओगे तो तुम्हें दूसरा मिलने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑफलाइन में अगर मैं देखूँ तो मैंने टोटल आई गेस 3 प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे होंगे जब मेरे टोटल 10 ईयर में, जब मैं रिमोट था, ठीक है। और जब मैं ऑन साइट था तब मेरे वहाँ पे 6 प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं, ठीक है। एंड ऑल ऑफ देम वर बिगर दैन द वंस आई डिड रिमोटली, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में जैसे था रिमोट था तो मेरा मेंटर, इमीडिएट मेंटर से कॉन्टैक्ट था और मेरे मैनेजर से कॉन्टैक्ट था, दैट वाज ऑल, ठीक है। और जब मैं वहाँ पे ऑन साइट गया हूँ तो हम टीटी खेल रहे हैं सबके साथ, सीटीओ के साथ भी, है ना, सब लोग वहीं पे खेल रहे हैं, प्रोडक्ट मैनेजर वहीं पर है, ये सारे डेवलपर्स वहीं पर हैं, टेस्टिंग वहीं पर है, सबसे आपकी कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो इनफैक्ट जब मैं रिमोट गया तो देयर केम अ प्रोजेक्ट जो कि इंटर्न पे नहीं आना चाहिए था यूजुअली, दैट केम ऑन माई मेंटर, बट मेरे मेंटर ने कहा कि यार आई वांट यू इन ऑन दिस, ठीक है, तूने ऑन साइट पे भी काम किया है एंड मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, तो ट्राई टू वर्क ऑन दिस, है ना। एंड स्टार्टिंग में अगेन आई वाज लाइक कि ये मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है, दैट वाज द माइक्रो सर्विसेज वाला प्रोजेक्ट, लाइक ये नहीं हो सकता यार, दिस इज़ नॉट माई डोमेन, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है, ये मेरे उसमें नहीं है। देन यू लाइक तू कर तो इतने किसी से भी पूछ लियो, एंड बिकॉज आई हैड दैट नेटवर्किंग, आई हैड दैट कनेक्ट विद एवरीवन, तो आराम से पहले हफ्ते में उसके मैंने 10 लोगों को कांटेक्ट किया कि यार ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ क्या होगी, बट हैड आई नॉट गॉन ऑन साइट मुझे वो कनेक्शन मिलते ही नहीं, मेरे को वो करेज ही नहीं आती कि मैं जाके उससे अप्रोच कर सकता हूँ। बट वंस यू गो योर पर्सपेक्टिव चेंजेस टुवर्ड्स योर टीम, तो तुम्हें काफ़ी अप्रोचेबल लगता है, काफ़ी वो लगता है, कनेक्ट लगता है, दैट इज हेल्पफुल। सो अब आपकी प्रिपरेशन पे थोड़ा आते हैं कि ग्रुप स्टडी प्रेफर करेंगे या फिर सेल्फ स्टडी? अब मेरे केस में तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं। ग्रुप स्टडी में मतलब जब आप वर्क करते हो तब एक बार ग्रुप स्टडी आप जब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एक ग्रुप के अंदर, तब आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो कि वहाँ पे कि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेंगे कि इस प्रोजेक्ट को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन ऐसे कर सकते हैं, ये चीज़ हम और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, या फिर इस चीज़ के ये ड्रॉबैक्स होंगे, तो उस चीज़ में ग्रुप स्टडी हेल्प करती है। पर जब प्रिपरेशन कर रहा था मैं अपने सब इंटर्न से पहले, तब वो सब कुछ सेल्फ स्टडी था मेरा। सिमिलर मेरा भी रहेगा यार। जब तुम्हें पढ़ना है, तो तुम्हें कुछ चीज़ समझनी है, कुछ नया स्टार्ट करना है, तो तुम सेल्फ स्टडी करता हूँ मैं। एंड जब मेरा कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन फेज हो या फिर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कोड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें कोलैबोरेशन रिक्वायर्ड है ही, तब मैं ग्रुप स्टडी प्रेफर करता हूँ। कि वरना फिर वही डिस्टेंस जब आ जाती है ना, तो वही दिक्कत होती है कि मैंने करके पुश कर दिया चेंज, अब तू उस पर कुछ करेगा, फिर वो होगा, अगला बंदा करेगा, दैट बिकम्स अ वेरी बिग चेंजेस समझाना थोड़ा मुश्किल है। और जब मस्ती करनी है तो ग्रुप स्टडी भाई, ऑब्वियसली मैगी वैगी बनानी हो तो ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो क्रूशल पार्ट। अपना अकेले अकेले पढ़ के दिमाग ख़राब होता है बस। तो तो आप लोगों ने वैसे डॉक्स प्रेफर करे या फिर ट्यूटोरियल, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स एंड ऑल? मतलब मैं तो दोनों देखे हैं कि स्टार्टिंग में ट्यूटोरियल्स जो होते हैं यूट्यूब ट्यूटोरियल्स वो काफ़ी बिगनर फ्रेंडली होते हैं, तो फिर जब स्टार्ट कर रहे हो, आपको उस डोमेन का कोई आइडिया ही नहीं है, तो फिर यूट्यूब ट्यूटोरियल से आप ऐसे किक स्टार्ट मिल जाता है कि बिल्कुल बेसिक से वो स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन जब आपको डीप जाना है कि वो टेक्नोलॉजी वर्क कैसे कर रही है, कैसे वो इम्प्लीमेंट हुई है, क्या उसका डिज़ाइन आर्किटेक्चर क्या उसका, देन आई वुड प्रेफर टू गो विद द डॉक्स, बिकॉज इंटरनल वर्किंग्स हैं, सब कुछ पता चल जाता है क्या क्या फीचर्स हैं। सिमिलर है अगेन कि जब आप कोई वीडियो देखते हो तो अगेन बेसिक फाउंडेशन अगर वो आपको आइडिया लेना है किसी चीज़ का, तो यू गो फॉर वीडियोस, ठीक है। वो आपको समझा देते हैं, वो गिव्स यू यू नो ब्रॉड पर्सपेक्टिव कि ये क्या चीज़ है, क्यों यूज़ होती है, क्या होता है। एंड देन व्हेन यू डाइविंग डीप, व्हेन यू यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी, तो तुम्हें छोटे मोटे एरर्स आते हैं तो कोई भी वीडियो पॉसिबली नहीं कर सकता देर। अगर तुम एक छोटी सी स्क्रिप्ट भी बनाने जा रहे हो, छोटी सी चीज़ इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, तो तुम्हें 100 एरर आएंगे छोटे मोटे जो तुम्हें उस डॉक समझ पढ़ के समझ में आएंगे। उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती है कि यार इस पैरामीटर को कैसे पास करना है, इसको कैसे करना है, ये वाली अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उसके लिए क्या चीज़ होती है, वो चीज़ डॉक्स में बहुत मेटिकुलसली लिस्टेड होती है, जो तुम्हें उसी में मिल सकती है, ठीक है। इवन डॉक से मेरा मतलब सिर्फ उसके ऑफिशियल डॉक्स नहीं होंगे, इट कुड बी एनी फोरम्स, ठीक है, जहाँ पे पढ़ के आ जाता है। लॉट ऑफ टाइम गिटहब थ्रेड्स हेल्प, ठीक है, अगर कोई ओपन एंडेड टेक्नोलॉजी है तो गिटहब थ्रेड्स हो गए, तुम्हारी स्टैक ओवरफ्लो हो गया, डॉक्स हो गया, तो दीज हेल्प्स यू गेट थ्रू रोड ब्लॉक्स एंड डाइव डीपर इनटू टेक्नोलॉजीज, तुम्हारे उसके छोटे छोटे एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो तुम्हें आगे काम आते हैं। बट अगर तुम्हें एक स्टार्ट करना है, बेसिक आइडिया लेना है, तो उसके लिए मैं वीडियो तो हाँ, जैसे अभी यथार्थ में बोला था, फोरम्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे कि
ट्यूटोरियल्स हमारे बिगनिंग में हो गए, ब्लॉग्स तुम्हारा जो डॉक्स हो गए वो तुम्हारा अगर तुम्हें इन डेप्थ जाना है, कोई टेक्नोलॉजी सीखनी है। पर अगर तुम कोई प्रॉब्लम फेस करो, कोई बग फिक्स, कोई तुम्हें ऐसे बग आ रहा है उसमें, कोई एरर आ रहा है, तो फिर तुम्हारा स्टैक ओवरफ्लो एंड अदर फोरम साइट्स जो हैं काफ़ी हेल्प करती हैं। तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है Okay, मतलब लर्निंग प्रोसेस में। Stack Overflow is the हाँ word. हाँ हाँ भाई डेफिनेट। Okay. So सर आप लोग अपने जूनियर्स को क्या टिप्स दोगे, इंटरव्यू एंड रेज्यूमे टिप्स कुछ हुआ जो आपने अपने करियर में फेस करा कि यहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता था, ये गलती मेरा जूनियर ना करे? यार इंटरव्यू में मैं कहूँगा देखो टेक्निकल नॉलेज तो तुम्हें बहुत लोग बता देंगे, तुम सीख भी लोगे, ठीक है, 3 साल में तुम यही घिस रहे हो यहाँ पे बैठ के, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज तो तुम करके जाओगे, ठीक, जो भी इंटरव्यू है। एंड एवरी इंटरव्यूअर इज़ बिल्ट डिफरेंट, ठीक है, ये समझ लो कि अगर कंपनी भी सेम है और 2 इंटरव्यूअर आ रहे हैं ना, तो वो दोनों की माइंडसेट डिफरेंट होगा, दे विल बी एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेज फॉर द सेम क्वेश्चन इवन, ठीक है। तो बहुत रिजिड मत बन के जाओ किसी भी इंटरव्यू में। एंड कभी भी ना खुद विड्रॉन मतलब इंटरव्यू में, ठीक है। वेन एवर यू आर गोइंग डोंट जस्ट आंसर टू वॉट दे आर सेइंग, दैट साउंड्स वेरी रोबोटिक। थोड़ा सा नेचुरल साउंड करो इंटरव्यू में, वो भी सामने जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो सामने बैठा है ना, वो भी तुम्हारे जैसा ही इंजीनियर है, वो भी तुम्हारे जैसा इंसान है, वो भी अभी प्रॉब्लली कॉलेज से निकला है, मम्मी से गाली खा रहा है कि भाई पानी पी ले ठीक है। तो दिस आई डोंट ब्लेम द फ्रेशर्स फॉर इट, बिकॉज जैसे सेकंड थर्ड ईयर में जब तुम इंटरव्यू देते हो प्रॉब्ली और फर्स्ट सेट ऑफ इंटरव्यूज़, तो तुम्हें वो इंटिमिडेटिंग लगता है, बट वंस यू स्टार्ट वर्किंग विद दिस पीपल यू गेट टू गेट दैट पर्सपेक्टिव कि भैया ये सामने वाला भी अपने जैसा ही इंसान है, तो दैट्स व्हेन यू गेट टू ओपन अप इन इंटरव्यूज़। तो आई गेस यही चीज़ मुझे मरकारी में बहुत हेल्प करी कि इवन दो जो सामने वाला बंदा था, दे स्टार्टेड ऑफ अ नॉर्मल इंटरव्यू, ठीक है, फॉर द 10-15 मिनट्स इट वॉज लाइक एनी अदर, बट बीच बीच में ऐसे तुम आंसर दे रहे हो ना, ट्राई टू मेक द अदर पर्सन इंगेज, ठीक है। गिव देम एग्जाम्पल, जैसे अगर तुम कुछ आई गिव एन एग्जाम्पल, जैसे वो लोग मुझसे पहला टेक्निकल इंटरव्यू था, तो दे वर आस्किंग मी अबाउट अ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो मैंने वॉज एक्सप्लेनिंग इट, मैंने अपनी स्टोरी से एक एग्जाम्पल दिया, तो वॉट दैट हेल्प मी वॉज इट हेल्प मी नरेट द फ्लो ऑफ दैट इंटरव्यू, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मैंने अपना जोक भी मार लिया, अपना जैसे थोड़ा सा फनी इंसिडेंट था, तो दैट इंटरव्यू ऑल्सो लाफ्ड, तो वो एक फिर खुल जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू खुल जाता है, यू गेट दैट रूम टू मेक जोक्स, यू गेट दैट रूम टू एंगेज इन अ कॉन्वर्जेशन विद द इंटरव्यू, और जब वो कॉन्वर्जेशन फ्लो होने लगती है तो दैट बिकम्स वेरी ईजी, तुम्हारी एंजाइटी भी कम हो जाती है, एंड तुम डरते नहीं हो कुछ चीज़ बोलने में, इवन इफ़ यू आर सेइंग अ रॉन्ग आंसर आगे, तो तुम डरोगे नहीं, तुम यू कैन एक्चुअली मेक अ कॉन्वर्जेशन, यू कैन एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम द इंटरव्यूज नॉलेज एज वेल, तो दैट्स इट। सो मैं कैसे मतलब मैं ये टिप दूंगा कि मतलब ऐसे फेलियर्स हमारे काफ़ी आएंगे। मतलब मैंने भी अपने फेस में बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, बहुत सारे हुए दिए थे, पर हर जगह से कोई ऐसे कॉल बैक नहीं आएगा। तो ऐसे डिप्रेस मत होना और मतलब ऐसे डिसअपॉइंट मत होना कि सबके फेलियर्स आते हैं। मतलब ये था कि बहुत भाई बहुत। काफ़ी फेलियर्स आए होंगे, मतलब सबकी लाइफ में आते हैं फेलियर्स, तो फिर ऐसे डिसअपॉइंट मत होना उनसे, बट उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। हर फेलियर से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा कि इस इंटरव्यू में मैंने कुछ ये चीज़ मिस्टेक करी थी, या फिर इस वे में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया था, या फिर इस टाइप की मिस्टेक्स। तो फिर हर फेलियर से अपने सीखो, पर ऐसे डिसअपॉइंट मत होके बैठना कि मतलब कि अब तो कुछ नहीं हो रहा मेरा, क्या ही होगा अब। हाँ तो फिर अब यही है कि मतलब फेलियर से डिसअपॉइंट मत होना, बस उन्हें सीखने की कोशिश करो और तुम्हारा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा अच्छा। तो इस पे तो वो भी पॉइंट है मेरा कि हो सकता है तुम्हारी सक्सेस लेट आए, ठीक है, तुम्हारे स्टार्टिंग में फेलियर्स ही फेलियर्स आ रहे हैं, लेट आए, जैसे मैंने कहा ना मैं ट्रांजेक्ट में था, सारे दोस्त अलग बिग टेक में हैं, वो लोग कर देते हैं कि यार ये तो नहीं हो रहा, ये छोड़ दो। तो जैसे ट्रांजेक्ट में आके अगर मैं छोड़ देता वहाँ पे जाके कि यार अब तो क्या छोटी सी नौकरी है, पैसे से आ रहे हैं, क्या है, छोड़ो, छोटा सा स्टार्टअप है, मुझसे नहीं हुआ, तो मेरे को वो प्रोजेक्ट्स ही नहीं मिलते जो आगे मुझे ग्रो करने को हेल्प किया, जिसने मेरी प्रोफाइल बनाई एक्चुअली। तो जहाँ पर भी हो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, इवन इफ़ यू थिंक यू आर एट द लोएस्ट, मेक द मोस्ट ऑफ इट आउट ऑफ इट कि वो चीज़ तुम्हें एटलीस्ट आगे हेल्प करे, ठीक है। अगर तुम कहीं भी नॉक डाउन हुए हो तो ऐसा नहीं ना कि तुम उस टाइम को भी वेस्ट कर दो जहाँ पे, तो अब तुम पहुँच गए हो ना भाई, अब पहुँच गए हो तो उसको यूटिलाइज करो, एंड इवन इफ इट्स 0, इवन इफ इट्स 1-2, कुछ भी हेल्प कर रहा है वो, तो इट विल गो अ लॉन्ग वे। तो ऐसा अगर सब फेलियर का काउंट अगर हम सोचे तो कितना, बहुत है। बहुत है भाई। still on a scale of 0 to 50, 50 to 100 कितना अगर है? भाई मैं अब बता रहा हूँ, अभी आज आने से पहले मेरे को अभी रिजेक्शन आया सुबह सुबह एक कंपनी का, जो मैंने ऐसे 2-3 महीने पहले अप्लाई किया है। एवरी कंपनी दैट आई हैव अप्लाइड टू ऑन कैंपस एंड ऑफ अभी तक, एक्सेप्ट फॉर मरकारी, उससे मुझे रिजेक्शन ही आया है, इधर ओए इंटरव्यू के आगे, ठीक है। ट्रांजैक्ट के टाइम पे आई हैड अप्लाइड टू एवरी कंपनी जिसमें कॉलेज के जितने भी लोग प्लेस हुए हैं, नहीं हुआ है।
ठीक है, उससे पहले तो छोड़ो। तो फेलियर्स का काउंट रखने जाओगे तो इट विल बी एंडलेस, बट अगर तुम्हें 100 फेलियर भी आ रहे हैं ना, तुम्हें बस एक एक्सेप्टेंस चाहिए, ठीक है, तुम्हें 100 एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, तुम्हें बस एक ऑफर चाहिए जो उन सब 100 को कॉम्पनसेट कर लेगा। अब मुझे नहीं चाहिए, ऑफर आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, आते रहने दो, ठीक है। तो फेलियर 100 आ जाएंगे, ठीक है, उनका काउंट नहीं, सक्सेस का काउंट रख लो बस। कि एक दो भी आ रहा है तो वो काफ़ी पड़ता है। तो जूनियर्स का एक डाउट होता है, सीजीपीए मैटर करती है या नहीं? आप लोग की सीजीपीए तो है अच्छी है, हमें पता है वो, तो उस पर आपका क्या है पॉइंट? यार जितना मैंने देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस काउंट तो करती है, काफ़ी काउंट करती है। इवन शायद से अमेजोन में CGPA वाज वो स्क्रीन के टाइम पे, वन ऑफ द क्राइटेरिया। हाँ, वन ऑफ द क्राइटेरियाज वाज, जब अमेजोन ऑन कैंपस आई थी तो डिड स्क्रीन द, मतलब CGPA wasn't the only criteria but it was one of the criteria to screen the candidates, कि जिनको OA लिंक आया था या फिर OA के बाद जिनको इंटरव्यू आया था, दैट वाज बेस्ड ऑन द CGPA। अगर टाई ब्रेकर है मे बी OA के स्कोर में, तो दैट वाज ब्रोकन थ्रू द CGPA। तो डेफिनेटली हेल्प तो तुम्हें हर जगह करेगी। कंपनीज हैव अ मिनिमम थ्रेशोल्ड, और लोग देख के ही चलते हैं कि यार गूगल का मिनिमम थ्रेशोल्ड 6.5 CGPA, छोड़ देते हैं 6.5 तो ले ही आएंगे। बट 6.5 का जो बंदा है, मतलब वो स्क्रीनिंग में कटेगा ना तुम्हारा। तो कीप अ रिस्पेक्टेबल CGPA, कि अगर कभी बात आती है कि तुम्हारे CGPA से कंपेयर कर रहे हैं किसी और को, तो तुम उस टाइम पे डाउन साइड में ना रहो। बट अगर तुम्हारी थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है तो ऐसा डर मत जाओ, एंजाइटी में मत रहो, ठीक है, लेट इट फॉलो इट्स नेचुरल कोर्स। बट हाँ, आई वुड सजेस्ट कि जितना तुम हायर एम रखोगे CGPA का, उतनी आएगी। तो कीप अ हाई एम ना, उस ऊपर रखने की, 8.5 से ऊपर रखने की तो कोशिश पूरी करो। मतलब 8+ इज डिसेंट। 8+ इज रिक्वायर्ड, 8+ इज रिक्वायर्ड। कि ऑफ कैंपस में थोड़ा कम मैटर करेगा CPI वगैरह, बट ऑन कैंपस में तो मतलब मोस्टली हर कंपनी CPI बेसिस पे शॉर्टलिस्ट या करती है, या फिर अगर टाई ब्रेकर होता है तो फिर उसको प्रेफरेंस देती है जिसकी CPI ज़्यादा है। तो ऑन कैंपस में ज़्यादा कितनी चल रही है अभी CPI? 8.9। 8.8। 4 सेम ऑनलाइन हो तो हो ही जाती है, कोई नहीं। एक्चुअली मेरी लास्ट 5th सेमेस्टर में बड़ी थी ऑफलाइन वाले। फ्लेक्स। थोड़ा इंटरव्यू से पूछ लो। हाँ भाई, कितनी चल रही है? ये 7+, 7.5+ है। कोई नहीं, ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस। अरे मैं तो इसी हूँ, ऑफ कैंपस। नहीं सर, तो यही था आज का इंटरव्यू आप लोगों का। बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। हमें भी आया भाई, फ्लेक्स करने में किसको। एंड इसके अलावा आप कोई और टिप्स देना चाहते हो ऑडियंस को? भाई स्टार्टिंग में रो लो, बाद में चढ़ने का मौका पूरा मिलेगा, तो तब चढ़ना जब कर लो कुछ उखाड़ लो। बस यही है मेरा, स्टार्टिंग में तो रो लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो थैंक यू अक्ष सर एंड यथार्थ सर, Thank you. अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए।